नमस्कार। नमस्कार। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कोई भी सेक्टर जब तेज़ी से बढ़ता है तो उसमें शुरुआती उत्साह तो होता है, पर साथ-साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ, कुछ दिक्कतें भी सामने आती ही हैं। हाँ। और क्रिप्टो जैसी चीज़ जो इतनी जटिल है और अभी भी डेवलप हो रही है, तो इसमें ये चुनौतियाँ कई तरह की हो सकती हैं। हाँ, और इसीलिए आज हम खास तौर पर भारत के दो जाने-माने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स बिट बीएनएस और कॉइन डीसीएक्स इनसे जुड़ी जो हाल की घटनाएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब जो हाल की न्यूज़ रिपोर्ट्स है, वो इशारा कर रही हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कुछ बड़ी चीजें हुई हैं। या एक तरफ तो पैसे निकालने में दिक्कतें हाँ, बिट बीएनएस में। और दूसरी तरफ कॉइन डीसीएक्स में एक बड़ी सिक्योरिटी की घटना। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई क्या हुआ। हम ये समझना चाहते हैं कि इन घटनाओं का मतलब क्या है। किसके लिए? भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए या जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए? सही बात है। मतलब प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता, उनके सिक्योरिटी के इंतजाम और ये रेगुलेशन वाला जो पूरा मामला है, इससे जुड़े क्या अहम सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। हम पहले बिट बीएनएस के मामले को समझने की कोशिश करेंगे, फिर कॉइन डीसीएक्स की घटना का विश्लेषण करेंगे ठीक है। और आखिर में देखेंगे कि इन दोनों से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं, है ना? तो शुरुआत बिट बीएनएस से करते हैं। खबरें ये बता रही हैं कि कई उपयोगकर्ता, मतलब कई यूजर्स, महीनों से, कुछ तो कह रहे हैं साल भर से भी ज्यादा हो गया है, अपने पैसे बिट बीएनएस से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये सुनने में ही कितना चिंताजनक लगता है। ये सिर्फ चिंताजनक नहीं है, ये किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। आप सोचिए, जब निवेशक जरूरत पड़ने पर अपना ही पैसा न निकाल पाए, प्लेटफॉर्म के पूरे ऑपरेशनल ढांचे पर और शायद उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पर भी सवालिया निशान लगाता है। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी नहीं लगती। नहीं। ये एक तरह से एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम नजर आती है जिसने काफी लोगों को वो भी लंबे समय से परेशान कर रखा है। तो क्या ये सिर्फ खराब मैनेजमेंट का मामला हो सकता है या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह हो सकती हैं? जैसे कुछ बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने की भी बात आई है। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, बैंक खाते फ्रीज होना, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक संभावना तो हमेशा रेगुलेटरी जांच की रहती है, खासकर भारत में जहां क्रिप्टो को लेकर नियम, आप जानती हैं, अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है हाँ, वो तो है। और एजेंसियां समय समय पर कार्रवाई करती रहती हैं। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि प्लेटफॉर्म के अपने अंदरूनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो या शायद लिक्विडिटी की कमी हो गई हो। अच्छा। और जब बिना किसी स्पष्टीकरण के खाते फ्रीज होते हैं तो इससे अटकलें और बढ़ती हैं, घबराहट फैलती है। ये साफ तौर पर पारदर्शिता की भारी कमी को भी दिखाता है। और अब तो ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सुनने में आया है कि अदालत ने केंद्र सरकार से क्रिप्टो रेगुलेशंस पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ये कदम कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत अहम। जब अदालतें इस तरह के मामलों में दखल देती हैं और सरकार से रेगुलेशंस पर जवाब मांगती हैं, तो ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत काफी गंभीर है और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए साफ नियमों की तत्काल जरूरत महसूस की जा रही है। ये बिट बीनस वाला मामला शायद वो चिंगारी बन गया जिसने अदालत को इस बड़े मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर किया। हो सकता है। ये भविष्य में क्रिप्टो रेगुलेशन की दिशा तय करने में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो सोशल मीडिया पर तो अपनी आवाज उठा ही रहे होंगे। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी चर्चाएं चल रही हैं, मैंने देखा। बिल्कुल। और ये आजकल होता ही है। डिजिटल युग की यही सच्चाई है। जब पारंपरिक तरीकों से सुनवाई नहीं होती या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो लोग अपनी शिकायतें, अपनी चिंताएं पब्लिक फोरम पर लाते हैं। सही है। इससे क्या होता है, न सिर्फ दूसरे निवेशक सावधान होते हैं, बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी दबाव बनता है। हालांकि कई बार ये प्लेटफॉर्म की प्रतिष्ठा को और ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है, खासकर अगर कंपनी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो अगर हम बिट बीएनएस के इस पूरे मामले को देखें, तो एक निवेशक के नजरिए से सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे निकालने में देरी का खतरा है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जिसे हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर आप भरोसा करके अपना पैसा रख रहे हैं, हाँ। वो प्लेटफॉर्म ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाए। ये खतरा सिर्फ कॉइन की कीमतें गिरने से अलग है। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल स्थिरता कितनी जरूरी है, उसकी फाइनेंशियल ईमानदारी कितनी जरूरी है और वो रेगुलेटरी माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि वो जो आकर्षक रिटर्न के वादे होते हैं ना, उनकी पीछे की हकीकत को जांचना कितना कितना जरूरी है। यानी सिर्फ कॉइन देखकर नहीं,
प्लेटफॉर्म देखकर भी निवेश करना होगा। बहुत ज़रूरी बात कही। चलिए अब दूसरी घटना पर आते हैं जो CoinDCX से जुड़ी है। यहाँ मामला सिक्योरिटी का है। जुलाई 2025 में एक बड़ी हैकिंग की खबर आई थी, सही है? हाँ बिल्कुल, CoinDCX ने खुद इसकी पुष्टि की थी। उनके कुछ इंटरनल वॉलेट्स थे जहां से लगभग $44 मिलियन, यानी भारतीय रुपए में समझ लीजिए करीब 368 करोड़ रुपए। बाप रे, 368 करोड़। हाँ, इतनी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। और ये भारत में किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटनाओं में से एक मानी जा रही है। 668 करोड़, ये रकम तो वाकई होश उड़ाने वाली है। सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि क्या इससे ग्राहकों के पैसे पर कोई असर पड़ा? CoinDCX ने इस पर क्या कहा? ये इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और CoinDCX ने इस पर काफी जोर दिया है। उनके अनुसार ये जो हैक हुआ, ये उनके ऑपरेशनल वॉलेट्स या कह लीजिए कंपनी के जो आंतरिक फंड्स वाले वॉलेट्स थे, उनको निशाना बनाकर किया गया था। अच्छा। उन्होंने बार बार ये स्पष्ट किया कि ग्राहकों के फंड्स पूरी तरह अलग रखे गए थे और वे इस घटना से पूरी तरह सुरक्षित रहे। अगर ये बात सच है तो ये ग्राहकों के लिए बेशक एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये वाकई बहुत बड़ी राहत की बात है कि ग्राहक फंड सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी किसी एक्सचेंज के अपने ही सिस्टम से इतनी बड़ी रकम का चोरी हो जाना, क्या ये उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था पर गंभीर सवाल नहीं खड़े करता? मतलब क्या हमें मान लेना चाहिए कि कोई भी एक्सचेंज पूरी तरह सेफ नहीं है? देखिए, पूरी तरह अभेद्य सुरक्षा मतलब 100% हैक प्रूफ, ऐसी कोई चीज डिजिटल दुनिया में शायद होती ही नहीं है। हैकर्स लगातार नए नए तरीके खोजते लेते हैं, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी चोरी ये निश्चित रूप से सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इशारा तो करती ही है। हाँ बिल्कुल। सवाल जरूर उठता है कि क्या उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यथेष्ट मजबूत थे? क्या निगरानी ठीक से हो रही थी? क्या कर्मचारियों की ट्रेनिंग या एक्सेस कंट्रोल में कोई कमी थी? ये घटना दिखाती है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपनी सुरक्षा पर लगातार भारी निवेश और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ी रकम के भंडार होते हैं और हैकर्स के लिए एक बहुत आकर्षक निशाना होते हैं। CoinDCX ने चोरी हुए फंड्स को वापस पाने के लिए $11 मिलियन यानी करीब 90 करोड़ के इनाम की घोषणा भी की है। क्या ये एक आम तरीका है ऐसी स्थितियों से निपटने का? और क्या ये दिखाता है कि फंड्स वापस मिलना कितना मुश्किल हो सकता है? हाँ, ये बाउंटी प्रोग्राम्स यानी इनाम की घोषणा करना, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़ी हैकिंग की घटनाओं के बाद काफी आम हो गया है। इसके दो मकसद होते हैं मोटे तौर पर। क्या? एक तो व्हाइट हैट हैकर्स या सिक्योरिटी रिसर्चर्स को प्रोत्साहित करना कि वो फंड्स को ट्रैक करने में या हैकर की पहचान करने में मदद करें, और दूसरा, ये कंपनी की तरफ से एक संदेश भी होता है कि देखो, हम रिकवरी के लिए सीरियस हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। 11 मिलियन की रकम काफी बड़ी है, जो शायद ये भी दिखाती है कि फंड्स की रिकवरी कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर अगर उन्हें मिक्सर्स या दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके छुपा दिया गया हो। CoinDCX का इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रुख क्या रहा है? उन्होंने अपनी तरफ से क्या सफाई या आश्वासन दिया है? CoinDCX ने अपने आधिकारिक बयानों में यही कहा है कि वे भारत में एक सुरक्षित और भरोसेमंद क्रिप्टो इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यही दोहराया कि ग्राहक फंड सुरक्षित हैं और वे अपनी सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा कर रहे हैं, उन्हें और मजबूत बना रहे हैं। जाहिर है, कोई भी कंपनी ऐसी घटना के बाद अपनी छवि और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन असली परीक्षा तो भविष्य में उनके जो सुरक्षा उपाय होंगे उनकी प्रभावशीलता से ही होगी। तो अब अगर हम इन दोनों मामलों को, BitBNS की ये निकासी समस्याएं और CoinDCX की हैकिंग, इनको एक साथ रखकर देखें तो क्रिप्टो इकोसिस्टम के बारे में क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? ये अलग-अलग घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं? यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों मामले क्रिप्टो निवेश से जुड़े दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही गंभीर तरह के जोखिमों को उजागर करते हैं। देखिए, BitBNS का मामला जो है वो मुख्य रूप से ऑपरेशनल रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क को दिखाता है। अच्छा। यानी प्लेटफॉर्म के अंदरूनी कामकाज में गड़बड़ी, संभावित वित्तीय अस्थिरता और वो जो रेगुलेटरी अनिश्चितता है उससे पैदा होने वाले खतरे। वहीं CoinDCX का मामला सिक्योरिटी रिस्क या जिसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं उसका उदाहरण है। यानी बाहरी ताकतों द्वारा हमले और चोरी का खतरा जो किसी भी डिजिटल संपत्ति रखने वाले प्लेटफॉर्म के सामने होता है। मतलब एक निवेशक को सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, बल्कि ये भी सोचना है कि क्या प्लेटफॉर्म कल काम भी करेगा। हाँ। और क्या उसका पैसा किसी हैकर के हाथ तो नहीं लग जाएगा। ये तो काफी जटिल लगता है। जटिल है, लेकिन यही हकीकत है। क्रिप्टो बाजार सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव का खेल नहीं है,
निवेशकों को अपनी ड्यू डिलिजेंस यानी जो जांच पड़ताल है उसका दायरा बढ़ाना होगा। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म चुनते समय सिर्फ ट्रेडिंग फीस या कितने कॉइन्स उपलब्ध हैं यही ना देखें कि प्लेटफॉर्म की प्रतिष्ठा कैसी है, क्या उनकी टीम पब्लिकली जानी जाती है, क्या वे सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाते हैं, उनकी ग्राहक सेवा कितनी असरदार है, निकासी की प्रक्रिया कितनी आसान और भरोसेमंद है, और क्या वे रेगुलेटरी माहौल को लेकर ट्रांसपेरेंट है, ये सब देखना होगा। तो एक बार जल्दी से याद दिला दीजिए, BitBNS के मामले में मुख्य बातें क्या थीं? BitBNS में लंबे समय से यूजर्स को फंड निकालने में दिक्कतें, कुछ बैंक खातों का फ्रीज होना और इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का दखल देना जिसने सरकार से क्रिप्टो रेगुलेशन पर स्पष्टीकरण मांगा है, ये मुख्य रूप से ऑपरेशनल और संभावित रेगुलेटरी मुद्दों से जुड़ा मामला है। और CoinDCX में जुलाई 2025 में $44 मिलियन की बड़ी हैकिंग हुई, जिससे कंपनी के इंटरनल फंड्स प्रभावित हुए। कंपनी का दावा है कि ग्राहक फंड सुरक्षित रहे। चोरी हुए फंड्स की रिकवरी के लिए $11 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई। ये मुख्य रूप से सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। और इन दोनों से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक है सावधानी, जागरूकता और सही चुनाव का महत्व। क्रिप्टो स्पेस में अवसर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जोखिम भी कई तरह के हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। निवेशकों को आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय इन्फॉर्म्ड और सतर्क रहना होगा, मजबूत सिक्योरिटी उपाय अपनाना और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का चयन करना, ये बेहद जरूरी है। ये घटनाएं हमें वो कहावत याद दिलाती हैं, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। हाँ, बिल्कुल। अगर चाबियां आपके पास नहीं तो सिक्के आपके नहीं, खासकर जब बड़ी रकम की बात हो। बिल्कुल। ये घटनाएं सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार के लिए एक आईने की तरह है। ये दिखाती हैं कि निवेशकों को किन किन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें। सही कहा आपने। ये जोखिम ऑपरेशनल, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, ये सब आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म को कभी भी प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। इन हालिया घटनाओं को देखते हुए भारत में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन और सुरक्षा का भविष्य कैसा दिख सकता है? क्या हम और सख्त नियम या बेहतर सुरक्षा मानकों की उम्मीद कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और इससे भी महत्वपूर्ण, एक आम उपयोगकर्ता अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म चुनने के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर और क्या ठोस कदम उठा सकता है? ये सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब तो देखिए समय के साथ ही सामने आएगा। लेकिन तब तक, जैसा हमने कहा, व्यक्तिगत सतर्कता और जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अपनी रिसर्च करें, जोखिमों को समझें और उतना ही निवेश करें जितना आप खोने का जोखिम आराम से उठा सकते हैं। इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये बातचीत आपको भारतीय क्रिप्टो परिदृश्य को थोड़ा और समझने में मददगार साबित हुई होगी। अभेद्य सुरक्षा मतलब 100% हैक प्रूफ, ऐसी कोई चीज डिजिटल दुनिया में शायद होती ही नहीं है। हैकर्स लगातार नए नए तरीके खोजते लेते हैं, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी चोरी ये निश्चित रूप से सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इशारा तो करती ही है। हाँ, बिल्कुल। सवाल जरूर उठता है कि क्या उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यथेष्ट मजबूत थे, क्या निगरानी ठीक से हो रही थी, क्या कर्मचारियों की ट्रेनिंग या एक्सेस कंट्रोल में कोई कमी थी। ये घटना दिखाती है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपनी सुरक्षा पर लगातार भारी निवेश और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ी रकम के भंडार होते हैं और हैकर्स के लिए एक बहुत आकर्षक निशाना होते हैं। CoinDCX ने चोरी हुए फंड्स को वापस पाने के लिए $11 मिलियन यानी करीब 90 करोड़ के इनाम की घोषणा भी की है। क्या ये एक आम तरीका है ऐसी स्थितियों से निपटने का, और क्या ये दिखाता है कि फंड्स वापस मिलना कितना मुश्किल हो सकता है? हाँ, ये बाउंटी प्रोग्राम्स यानी इनाम की घोषणा करना, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़ी हैकिंग की घटनाओं के बाद काफी आम हो गया है। इसके 2 मकसद होते हैं मोटे तौर पर। क्या? एक तो व्हाइट हैट हैकर्स या सिक्योरिटी रिसर्चर्स को प्रोत्साहित करना कि वो फंड्स को ट्रैक करने में या हैकर की पहचान करने में मदद करें, और दूसरा, ये कंपनी की तरफ से एक संदेश भी होता है कि देखो, हम रिकवरी के लिए सीरियस हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। 11 मिलियन की रकम काफी बड़ी है, जो शायद ये भी दिखाती है कि फंड्स की रिकवरी कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर अगर उन्हें मिक्सर्स या दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके छुपा दिया गया हो। CoinDCX का इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रुख क्या